नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुए युवाओं के एक नए आंदोलन के बारे में। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बाद अब देश का युवा क्या चाहता है, आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे कि झारखंड में चल रहा छात्र आंदोलन अब कैसे प्रदर्शनकारी छात्र वर्सेस जेएमएम बन चुका है, और आखिर में आपको समझाएंगे कि बदलते हुए दौर के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति आखिर कैसे बदल रही है, और जेन जी और जेन अल्फा को साधने के लिए बीजेपी की नई टीम का क्या नया प्लान है। तो दोपहर के 3 बज चुके हैं और 3 बजे की 3 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर बताएंगे कि जंतर मंतर पर अब एक नया आंदोलन युवा किस चीज को लेकर और किस डिमांड के साथ शुरू कर चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे कि झारखंड में छात्रों और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के बीच क्या नया विवाद खड़ा हो गया है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको समझाएंगे कि बीजेपी ने किस तरह से युवाओं को साधने के लिए, जेन-ज़ी को साधने के लिए अपनी रणनीति बदली है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़े विरोध प्रदर्शन का गवाह बना है, लेकिन इस बार विरोध प्रदर्शन पेपर लीक को लेकर नहीं बल्कि यूजीसी को लेकर हो रहा है। दरअसल आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के इक्वालिटी नियमों के खिलाफ गैर आरक्षित वर्गों से हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी पहुंचे हैं। हाथों में बैनर, पोस्टर और भगवा झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से मौजूदा नीतियों की समीक्षा की मांग की है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी सहायता और आरक्षण का फायदा वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचना चाहिए। कई प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति को बनाने की भी मांग की है। उनका तर्क था कि गरीब व्यक्ति किसी भी जाति का हो, उसे शिक्षा, फीस, कोचिंग और दूसरी जरूरी सुविधाओं में सरकारी सहायता जरूर मिलनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया और इसमें बदलाव की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसी भी कानून का इस्तेमाल किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ नहीं होना चाहिए और सरकार को इसके दुरुपयोग की शिकायतों पर भी प्रभावी कदम उठाने चाहिए। वहीं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इक्विटी नियमों की भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर इस दौरान ये नियम रहे। प्रदर्शनकारियों ने अब स्थगित किए जा चुके इन नियमों को लेकर सरकार से दोबारा विचार करने की मांग की है। उनका आरोप है कि ऐसे प्रावधान छात्रों के बीच भेदभाव और तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से नियमों की समीक्षा कर नए सिरे से व्यवस्था बनाने की मांग की है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने और SC/ST OBC से जुड़े नीतियों की समीक्षा की भी मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दशकों से चली आ रही व्यवस्था का समय समय पर मूल्यांकन करना जरूरी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे वंचित वर्गों तक पहुंच रहा है या नहीं। उनका कहना है कि जरूरतमंदों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, फीस में सहायता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग जैसी सुविधाएं आर्थिक जरूरत के आधार पर मिलनी चाहिए। मौजूद जंतर मंतर पर यहाँ प्रदर्शनकारियों द्वारा बड़ी संख्या में एकजुट होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ प्रदर्शन यूजीसी बिल के खिलाफ और जातिवार आरक्षण के खिलाफ किया जा रहा है। ये बात करते हैं प्रदर्शनकारियों से क्या क्या मांगे हैं, तो क्या कहने हैं। सर, आपकी जिस देश का गुरु ही आरक्षण पाकर गुरु बना हो, भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। सर, आपकी क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हम 8 साल से मांग रहे हैं कि आरक्षण जो जात के आधार पर, उसको आय के आधार पर कर दो। हमें नहीं जरूरत है आरक्षण की, लेकिन गांव के जो रामविलास पासवान हैं, जो गांव के गोबर मिट्टी में बैठे हैं, उनको आरक्षण मिले, ना कि जो IAS IPS हो गए वही बार बार आरक्षण का लाभ लें। सर्वर नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो मौन बैठे हुए हैं सर्वरों का वोट लेके? सुनिए, मूक बनकर जो मौन बनकर, अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं,
कर्ण हो, द्रोण हो, भीष्म हो, सब मारे जाते हैं। आओ इस बार चुनाव में, आओ इस बार चुनाव में जवाब देंगे उनको हम। भारत माता की अरे भैया यहाँ समस्या ही समस्या है। मैं आपको बताऊं, जैसे हम जहाँ रुके थे वहां से निकले से कदम कदम समस्या को फेस करके हम लोग आ रहे हैं, कदम कदम समस्या को फेस कर रहे हैं। हम राष्ट्रवादी लोग, भारत माता की जय कहने वाले लोग, जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग, इस देश की जो सरकार है क्या कहती है कि हम राम को लाए हैं। और अगर तुम राम को तो लाए हो तो राम को मानने वालों को जंतर मंतर पर क्यों नहीं आने दे रहे हो भाई? उनको भी तो आने दो जंतर मंतर पर, अपनी बात रखने दो। जो लोग प्रधानमंत्री की मां को गाली देते हैं उनको परमिशन मिल जाता है, और जो लोग भारत माता की जय कह रहे हैं उनको कोई परमिशन नहीं दे रहा है। सर मेरा यही सवाल है कि पिछली 2 बार से 3-4 बार आप आ चुके, सर्वण आर्मी और अन्य संगठन जो है वो लगातार प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। एक बार हमें मतलब इजाजत नहीं मिला कि हम अंदर प्रदर्शन कर पड़े, वही कॉकरोचों को लगातार 10-20 दिनों तक यहाँ पे बैठा के रखा गया, क्यों हमें नहीं परमिशन दिया गया? देखिए, ये लोग अंदर अंदर से उनको सपोर्ट करें, उनको बढ़ाने का काम करें, खुद चाहते हैं देश में अराजकता फैली रहे। ये राष्ट्रवाद की जंग भरने वाली पार्टी ही सबसे बड़ा जातवाद पैदा करने का काम कर रही है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरी करती तो अगला कदम आप लोगों का? सरकार की मांगे हम नहीं मानेंगे, और हमारे इस कार्यक्रम के जो लोग आयोजक हैं जैसी योजना बनाएंगे हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जैसे कि आपने सुना, प्रदर्शनकारियों की लगातार मांग है इस बिल को खत्म करना चाहिए और जातिवाद आरक्षण खत्म करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने सरकार को चेतावनी दी, उन्होंने कहा कि हमें जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत दीजिए। दिल्ली से सुजीत कुमार, HNN न्यूज। कंचन अरोड़ा हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। सीधा रुख कंचन का कर लेते हैं। कंचन, इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से देश का जेनजी एकजुट हुआ जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर। अब एक बार फिर से देश का युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है। अब की बार क्या मांग युवाओं की? जी बिल्कुल रिया, देखिए जंतर मंतर दिल्ली की वो जगह है जहां पर अपनी बातों को रखने के लिए लोग सीधे तौर पर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जंतर मंतर से संसद जो है वो बेहद करीब है। यानी जंतर मंतर से लोगों की आवाज़ जो है वो सीधे संसद तक पहुंचती है, और संसद में स्वयं भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की उपस्थिति होती है जब सत्र वगैरह वहाँ पर चलते हैं। अब अगर बात कर ली जाए तो आरक्षण हटाओ को लेकर के लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग उठी। पहले सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने आरक्षण हटाओ अभियान की शुरुआत की। उसके बाद बीते दिन का अगर जिक्र कर लिया जाए तो 21 अगस्त को जंतर मंतर पर सुबह से लोग पहुंच चुके थे, लेकिन पुलिस के द्वारा परमिशन ना मिलने की वजह से उनको वहां से हटा करके रामलीला मैदान जाने के लिए कहा गया। हालांकि जो अंदर पहुंच चुके थे वो लोग वहां से नहीं हटे, जिसके बाद रात को उनको डिटेन कर लिया गया। लेकिन अगर अभी की बात कर ली जाए तो अभी जंतर मंतर पर पूरी तरीके से प्रशासन, सुरक्षा बलों की वहां पे तैनाती है। चारों तरफ दिल्ली पुलिस के बैरिकेडिंग वहां पर लगा दिए गए। ना ही किसी को जंतर मंतर परिसर के अंदर जाने दिया जा रहा, ना ही जो अब अंदर हैं उनको बाहर आने दिया जा रहा है, ना ही किसी मीडिया कर्मी की वहां पर एंट्री की जा रही, ना ही किसी आरक्षण हटाओ आंदोलन कर्मी को वहां पे अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग दूर दूर से आरक्षण हटाओ आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं वो वहीं बाहर जहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग है उनको वहीं से वापस की ओर लौटना पड़ रहा है। उनकी बातों को कोई नहीं सुन रहा, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है। बीते दिन भी HNN ने, मैंने खुद बात की थी लोगों से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन आरक्षण जाति के हिसाब से नहीं होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक हिसाब से होना चाहिए, आरक्षण शारीरिक हिसाब से होना चाहिए। शारीरिक हिसाब का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से गरीब है, जिसके पास खाने के लिए नहीं, शिक्षा के लिए नहीं है, उसके घर का खर्चा चलाने के लिए नहीं है, तो उस व्यक्ति को अगर आप आरक्षण देते हैं तो हम उसके समर्थन में हैं। लेकिन वो व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, कायस्थ भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। जाति के आधार पे खाली की SC और ST और इनको हम आरक्षण दे देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को बढ़ावा देना जिनको कुछ करने की आदत नहीं है, बल्कि उन लोगों को डिसमोटिवेट करना जो वाकई में किसी काबिल हैं। तो इस तरीके से उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आरक्षण हो, लेकिन जाति के आधार पर हो, ना कि वो जाति के आधार पर ना हो, आर्थिक आधार पर हो, ना कि जाति आधार पर हो। लगातार इस मांग को वो उठा रहे हैं, लेकिन देखना होगा
कि जंतर मंतर पर जहां लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, वहां पर आने वाले लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जब काकरोच जनता पार्टी युवा थी उनको वो परमिशन दे दी गई थी, हमें परमिशन यहाँ पर नहीं दी जा रही। हम तो पूरे समाज के लोगों की बातें कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से आरक्षण हो, ना कि जाति रूप से आरक्षण हो। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि जो आरक्षण हटाओ आंदोलन की शुरुआत अब हो चुकी है सोशल मीडिया के बाद। अब दिल्ली के जंतर मंतर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी लोग आरक्षण हटाओ प्रदर्शन की शुरुआत कर चुके हैं, आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। क्या कुछ चीजें बदलती हैं, इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी कोई सेशन भी नहीं चल रहा है कि बातें इसको उठाया जाए, ना कि विपक्ष के लोग वहां पर पहुंचे अपना समर्थन देने के लिए। लेकिन आरक्षण हटाओ आंदोलनकारी का सिर्फ एक ही कहना है कि जब तक आरक्षण नहीं खत्म होगा, डिजिटल हो या फिर धरातल पर हो, हम इसी तरीके से आंदोलन जो है वो जाति के आधार पर खत्म करने की मांग को उठाते रहेंगे। जी कंचन, क्योंकि कल सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचे थे, इकट्ठा हुए थे, हालांकि परमिशन नहीं थी, इसी वजह से डिटेन भी किया गया था। आज स्थिति क्या है, सुरक्षा व्यवस्था की क्या तैयारियां हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो लोग इकट्ठा हुए थे, उनके बीच कैसा माहौल, क्या ये अभी लंबा चलने वाला है कंचन? जी बिल्कुल रिया, देखिए अगर पहले आपने जो पहला सवाल किया कि अभी वहाँ पे क्या स्थिति है, तो बिल्कुल स्पष्ट बता देते हैं कि वहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि किसी को ना ही जनता मंतर परिसर के अंदर जाने दिया जा रहा, ना ही जो अंदर कुछ लोग हैं उनको बाहर आने दिया जा रहा। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी जनता मंतर परिसर के अंदर जाने की इजाज़त प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। चारों तरफ जो है वहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, धारा 163 वहाँ पर आसपास के इलाकों में लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के कर्मियों या फिर सुरक्षा कर्मियों उनकी जगह जगह पर तैनाती कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग राज्यों से जो आरक्षण हटाओ आंदोलन करने वाले लोग हैं वो जनता मंतर पर पहुंच रहे हैं। हालांकि लोगों को रात को वहां से डिटेन कर दिया गया, जनता मंतर से हटा के उनको रामलीला मैदान में जाने के लिए कह दिया गया। लेकिन वहां पर पहुंचने वाले लोग बस एक ही बात कह रहे हैं कि अभी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जब तक जाति के आधार पर आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारा इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। हमें जनता मंतर जाने दे या ना जाने दे, परमिशन मिले या परमिशन ना मिले, लेकिन डिजिटल हो या फिर धरातल के माध्यम से हम अपनी बातों को सामने रखते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कंचन, कि इससे पहले जब पेपर लीक के खिलाफ देश का युवा एकजुट हुआ था तो उनके साथ कई बड़े चेहरे थे, अभिजीत दीपके हो या विपक्ष के कुछ नेता हो, खासकर आम आदमी पार्टी के जो नेता थे काफी सक्रिय थे, सोनम वांगचुक का साथ मिला था। लेकिन क्या इस प्रदर्शन में या ये जो एक बार फिर से आरक्षण हटाओ आंदोलन की शुरुआत हो रही है, क्या इसमें कंचन वही पोटेंशियल आप देख पा रही हैं कि अंजाम तक पहुंचेगा? जी बिल्कुल जी रिया, देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सीजेपी के प्रदर्शन वाली तस्वीर आरक्षण हटाओ प्रदर्शन की नहीं दिख रही है, क्योंकि ना ही यहाँ पर कोई विपक्ष का चेहरा पहुँच रहा है, ना ही यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता पहुँच रहा है कि वो भूख हड़ताल पर बैठेगा तो शायद इस बात को, इस मुद्दे को सरकार के सामने तक लेकर के जाने की बात हो। लेकिन इतना तो तय है, कई पंजाबी सिंगर हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किसान कई नेता हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कई ऐसे अलग अपने अपने क्षेत्रों में वरिष्ठ लोग हैं जो इस जनता मंतर के आरक्षण हटाओ आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए पहुँचे। लेकिन विपक्ष का जिक्र जो रिया आपने भी किया और मैं पहले भी कह चुकी हूं कि विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो या सपा हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्ष की तरफ से कोई भी बड़ा चेहरा वहां पर नहीं पहुंचा है। और शायद यही वजह है कि वहां पे परमिशन भी नहीं दी गई है। सीजेपी का जब प्रदर्शन 6 जून को पहली बार किया गया था दिल्ली के जंतर मंतर पर, तब भी उनको वहां पे परमिशन मिली थी। उसके बाद 20 जून से जब सीजेपी ने अपने प्रदर्शन को वहां पे बड़ा किया तब भी परमिशन थी। शाम 4 बजे जब वो वहां से नहीं हटे, उसके बाद 25 जुलाई तक लगातार सीजेपी का जब प्रदर्शन चला तब भी उनको वहां पे जनता मंतर परिसर के अंदर प्रदर्शन करने की अनुमति थी। लेकिन आरक्षण हटाओ आंदोलनकारियों को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। और यही वजह है कि कल जो तस्वीरें सामने आई, थोड़ा पुलिस के साथ नोकझोंक की, जिसके बाद डिटेन किया गया उन लोगों को जो वहां पर पहुंचे हुए थे। अब देखना ये होगा कंचन कि आगे चलकर ये प्रदर्शन क्या बड़ा रूप लेता है और जिस तरह से आरक्षण को जाति के आधार पर ना रखने के लिए या फिर उसके विरुद्ध ये प्रदर्शन की शुरुआत हुई है, ये कितना आगे बढ़ पाता है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं, बात झारखंड की भी कर लेते हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और जेपीएससी जेएसएससी से जुड़े मुद्दे को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन कई जिलों में टकराव में बदल गया। दरअसल रांची, गिरिडीह और हजारीबाग समेत कई जगह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने पहुंचे छात्रों का सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के समर्थकों से विवाद हो गया। देखते ही देखते कई स्थानों पर धक्का मुक्की और मारपीट की स्थिति बन गई। तनाव बढ़ने पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। रांची में पुलिस ने छात्र नेता कुरान सिंह को हिरासत में लिया। वहीं बीजेपी ने घटनाक्रम को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बताया। बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के आह्वान पर छात्र भर्ती परीक्षाओं से जुड़े कई मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और सरकार के फैसलों से अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसी विरोध में छात्रों ने अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का ऐलान किया था। रांची में छात्र पुतला दहन की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद जेएमएम यानी हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, उनकी जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके समर्थक और कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और प्रदर्शन का विरोध करने लगे। छात्रों का आरोप है कि उनके हाथ से मुख्यमंत्री का पुतला छीन लिया गया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पहले बहस हुई, फिर धक्का मुक्की हुई और मारपीट शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग अलग किया। वहीं गिरिडीह की बात करें तो वहां नगर थाना क्षेत्र स्थित झंडा मैदान में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। छात्र जेएसएससी सीजीएल समेत विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं को लेकर आंदोलन के तहत मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने पहुंचे थे। इसी दौरान जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता वहां भी पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा और मारपीट की स्थिति बन गई। छात्रों ने जेएमएम कार्यकर्ताओं पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। रांची और गिरिडीह के अलावा हजारीबाग से भी यही तस्वीरें सामने आई है। अब देखना यह होगा कि छात्रों का यह प्रदर्शन और छात्रों और सरकार के बीच का ये खींचतान आखिर कैसे कम होता है। जेएमएम का दलाल लोग हैं, अब हम लोगों का पुतला दहन पे रोक लगाने के लिए वो आए और हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना। हम लोग दे नहीं रहे थे तो हम पे झापड़ लगाया गया। उसको खोजिए, अगर आप लोग आए हमारे साथ तो वो लड़का को खोज के सजा दिलाइए। इतना प्रशासन के बाद भी हम लोग सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। महिला प्रशासन कहाँ थी महिला प्रशासन? राज्य में जिस प्रकार से जो घटनाएं घट रही है लगातार आए दिन, और उसी के कड़ी में आज छात्र नौजवानों ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था। और पुतला दहन के कार्यक्रम में गिरिडीह से लेकर के हजारीबाग, रांची, जहाँ जगह जगह से जो जानकारी मिली, ये हम सब लोगों ने सुना था कि पुलिस प्रशासन जाकर के पुतला छीनती है, वहाँ जो थोड़ा प्रोटेस्ट संघर्ष होता है। लेकिन आज जो मैंने देखा वीडियो फुटेज पर, पुलिस तो कहीं दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन सरकार के जो गुंडे हैं, जेएमएम के जो गुंडे हैं, वो गुंडागर्दी पर उतर आए थे। डंडे से वो पीट रहे थे लोगों को। गिरिडीह में तो पता चला शायद आईसीयू में भी लड़का है, और हजारीबाग में भी दिखाई पड़ी। तो ये विशुद्ध रूप से ये गुंडागर्दी है। इसलिए मैं हेमंत सोरेन को कहूँगा कि भाई आज तक कोई भी आंदोलन को, एजिटेशन को, और वो भी छात्र और नौजवानों की लाठी और गोली से कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि बदलते हुए दौर के साथ भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी रणनीति बदल रही है। जंतर मंतर पर हालिया प्रदर्शनों के बाद अब बीजेपी और मोदी सरकार ने जेन जी और जेन अल्फा को लेकर अपनी रणनीति बदलना शुरू कर दिया है। सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर मौजूदगी का नहीं, बल्कि सवाल है युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का। इसके लिए पार्टी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक सीधा संवाद बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अब युवाओं तक पहुंच के लिए कैंपेन की कोई तय सीमा नहीं होगी। सोशल मीडिया भी मैदान होगा और कैंपस भी। इससे पहले हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों को उनके सोशल मीडिया
प्रदर्शन यानी सोशल मीडिया परफॉर्मेंस का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड दिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक 1 मई से 15 अगस्त तक मंत्रियों की डिजिटल सक्रियता यानी डिजिटली वो कितना एक्टिव है उसका अब आकलन किया गया। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मंत्रियों की गतिविधियों को कई पैमानों पर परखा गया। इसमें एवरेज डेली पोस्ट, टोटल एंगेजमेंट, लाइक्स, फॉलोअर्स और इंटरेक्शन शामिल रहे। खास बात यह है कि ये कवायद ऐसे वक्त में हो रही है जब युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दे लगातार देश की राजनीतिक बहस का केंद्र है। नीट से जुड़े प्रदर्शनों से लेकर अलग अलग राज्यों में छात्रों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर उठ रही आवाजों तक जेन ज़ी अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी राय तेजी से बनाने और फैलाने वाली ताकत भी है। यही वजह है कि सरकार ने मंत्रियों को युवाओं के सवालों पर ज्यादा एक्टिव और सार्थक ऑनलाइन प्रतिक्रिया देने की सलाह दी है। लेकिन बीजेपी की रणनीति सिर्फ डिजिटल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहने वाली है। युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक आज हुई। बता दें कि बीजेपी की नई टीम के ऐलान के बाद आज पहली बैठक की गई। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी की नई रणनीति में जेन ज़ी और जेन अल्फा पर जोर दिया जा रहा है, यानी फोकस जो है वो जेन ज़ी और जेन अल्फा है। इसी कड़ी में बैठक में तय हुआ कि बीजेपी युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए युवाओं से सीधा संवाद करेगी। देश भर में संवाद के लिए बीजेपी खास टीमें बनाएगी। बैठक में कांग्रेस की 2 छंद वाली नीति की कड़ी निंदा की गई। इस दौरान बैठक में वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव भी पारित हुआ। बता दें कि वंदे मातरम को लेकर बीजेपी देशव्यापी अभियान चलाएगी। नितिन नवीन ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। वंदे मातरम के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 7 बजे नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। नई राष्ट्रीय टीम के गठन के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली अहम बैठक होगी जिसमें आगामी संगठनात्मक रणनीतियों और कार्यक्रम पर चर्चा होगी। देखा जाए तो इस पूरी रणनीति का एक बड़ा राजनीतिक कनेक्शन 2027 के विधानसभा चुनावों से भी है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगले साल गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन राज्यों में युवा मतदाताओं की भूमिका अहम रहने वाली है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश साफ दिखाई देती है, युवा सिर्फ चुनाव के वक्त पार्टी से ना जुड़े बल्कि पूरे कार्यकाल में पार्टी और सरकार के साथ संवाद में रहे। आपको बता दें कि 17 अगस्त को नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हुआ था, यानी अभी कुछ दिन पहले ही नई टीम जो है वो बनकर तैयार हुई है। टीम में वसुंधरा राजे, राम माधव, तीरथ सिंह रावत और बैजयंत जय पांडा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। खैर, अब देखना होगा कि जेन ज़ी और जेन अल्फा को साधने की ये नई रणनीति बीजेपी की डिजिटल पहुंच को कितना मजबूती देती है और क्या सोशल मीडिया से लेकर कैंपस तक शुरू होने वाला ये सीधा संवाद 27 के चुनावी मैदान में पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक फायदा साबित होता है। इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़।